हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो पॉलिटी का सेशन कर रहे हैं उसका मैं अगला पार्ट लेकर के आ गया हूं, जिसमें हम लोग सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित क्वेश्चन आंसर कर रहे थे। और यह सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित आपका तीसरा वीडियो होगा। पहले वीडियो में मैंने इसका थ्योरी सेक्शन कवर किया था और दूसरे वीडियो में मैंने 25 क्वेश्चन जो है वो MCQ का करवाया हूँ डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जो है जा करके देख सकते हैं। अगर आप ALP टेक्नीशियन का फॉर्म फिल किए हैं तो उसके लिए मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर साइंस का करवा रहा हूं, आप जो है उसको जा करके देख सकते हैं। आज हम लोग जो है वो 26 नंबर क्वेश्चन से जो है वो करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग जो है वो शुरुआत करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय में निम्नलिखित में से किस प्रकार के न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है? तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति किया जाता है या फिर अतिरिक्त न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है? तो इसमें से आपका ए नंबर सही है कि तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है, लेकिन दूसरा जो अतिरिक्त न्यायाधीश की नियुक्ति है उसका नहीं किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 127(1) के तहत किसी समय भारत के सर्वोच्च न्यायालय के सत्र को आयोजित करने या चालू रखने के लिए उस न्यायालय के न्यायाधीशों की गणपूर्ति यानी कि कोरम प्राप्त न हो तो भारत के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से और संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद उस उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ न्यायाधीश के रूप में जो है वो नामित कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि सर्वोच्च न्यायालय में जो तदर्थ या जिसको एड हॉक न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है कब? जब न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम नहीं हो पाता है, तब कब किस आर्टिकल 127(1) के तहत किया जाता है? भारतीय संविधान के तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान जो है वो सर्वोच्च न्यायालय में निहित है। अगला क्वेश्चन है आपका कि भारतीय न्यायपालिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत के राष्ट्रपति की पूर्वानुमानित से भारत के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा उच्चतम न्यायालय से सेवानिवृत्त किसी न्यायाधीशों को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर बैठने और कार्य करने हेतु बुलाया जा सकता है। अगला है आपका कि भारत में किसी भी उच्च न्यायालय को अपने निर्णय के पूर्वावलोकन की शक्ति प्राप्त है, जैसे कि उच्चतम न्यायालय के पास है। तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो 1 और 2 दोनों सही है। संविधान के आर्टिकल 128 के अनुसार भारत का मुख्य न्यायमूर्ति किसी भी समय राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश रहे किसी व्यक्ति जो कि उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए सम्यक रूप से अहिर्ति हो, उसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में बैठने और कार्य करने के लिए अनुरोध कर सकेगा। तो इसी तरह 1 जो है वो सही है। वहीं संविधान के अनुच्छेद 215 के तहत प्रत्येक उच्च न्यायालय में अभिलेख न्यायालय होता है तथा उसको अपने अवमान के लिए दंड देने की शक्ति के साथ ऐसे न्यायालय की सभी शक्तियां प्राप्त होती हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो 5 जो है वो होनी चाहिए। अगर संवैधानिक न्याय है यानी कि संवैधानिक मामला है तो कम से कम 5 जो है वो होना ही चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 145(3) के तहत यह प्रावधानित है कि जिस मामले में इस संविधान के निर्वाचन के बारे में विधि का कोई सारवान प्रश्न अंतर्वलित है, उसका विनिश्चय करने के लिए या संविधान के अनुच्छेद 143 के अधीन निर्देश के लिए सुनवाई करने हेतु बैठने वाले न्यायाधीशों की संख्या न्यूनतम 5 होना चाहिए। इस प्रकार उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम 5 होनी चाहिए, अगर संवैधानिक बेंच है तो। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर का कि संविधान के निर्वाचन के बारे में विधि के सारवान प्रश्न से संबंधित वाद पर विचार करने के लिए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो 5 आपका होना चाहिए।
केंद्र और राज्य के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने के लिए भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आती है? तो मूल अधिकारिकता के अंतर्गत जो है वो आती है। अगर केंद्र और राज्य के बीच होने वाला विवाद है तो वो मूल अधिकारिकता के अंतर्गत जो है वो आता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिकता में आते हैं आपके 1 और 4 आएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। भारत सरकार तथा एक या अधिक राज्यों के बीच विवाद जो है वो उच्चतम न्यायालय के अंतर्गत आता है, और 2 या अधिक राज्यों के बीच का विवाद जो है वो उच्चतम न्यायालय के अंतर्गत आता है। इस तरह से ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है? तो ये नहीं सही है कि इसके पास जनता के मूल अधिकारों की रक्षा के लिए आदेश जारी करने की अन्याय शक्ति है। यह जो है आपके उच्चतम सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति में नहीं है। क्या है? वह अंतर सक्रिय विवादों में मूल एवं अन्य क्षेत्र अधिकारी जो है वो रखता है। यह भारत के राष्ट्रपति द्वारा कानून के प्रश्न या किसी तथ्य को निर्दिष्ट किए जाने पर सलाहकार अधिकारिकता रखता है, और इसके पास अपने ही निर्णय या आदेश पर पुनर्विचार करने की जो है वो शक्ति भी प्राप्त है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका सही आंसर हो जाएगा कि वह गलत है। अगला क्वेश्चन है आपका 35 नंबर कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय या फिर अदालतों की सुनवाई कर सकता है, और जो है आपका गलत है। सर्वोच्च न्यायालय का गठन 1950 में किया गया था, सही है। सर्वोच्च न्यायालय देश की उच्चतम अदालत है जिसमें अपील की जा सकती है, यह भी सही है। और सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल के साथ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय और अदालतों की सुनवाई कर सकता है। यहाँ पर दिया हुआ है कि सुनवाई नहीं कर सकता है, यानी कि कोर्ट मार्शल को छोड़ करके बाकी सभी का सुनवाई कर सकता है, यह जो है गलत है। वह कोर्ट मार्शल की सुनवाई करेगा। तो ए, बी और डी सही है, सी नंबर जो है वो गलत है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। इसका आशय है कि इसके सभी निर्णयों का साक्ष्यात्मक मूल्य होता है और इस पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता है। तो बी नंबर जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के नीचे दिए गए न्यायालयों में से किसे अभिलेख न्यायालय माना गया है? तो उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय जो है वो माना गया है। भारत के संविधान के आर्टिकल 129 के तहत उच्चतम न्यायालय को तथा अनुच्छेद 215 के तहत उच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय यानी कि कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स का दर्जा दिया गया है। आप ये याद रखिएगा कि उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय आर्टिकल 129 के तहत और उच्च न्यायालय को आर्टिकल 215 के तहत किया गया है। उच्चतम न्यायालय मामलों की सुनवाई नई दिल्ली में करता है, परंतु किसी अन्य स्थान पर भी सुनवाई कर सकता है राष्ट्रपति के अनुमोदन से। यानी कि जो उच्चतम न्यायालय का मामला है वो सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में ही अपना मामला सुनता है, लेकिन अगर राष्ट्रपति का अनुमोदन करे तो वह कहीं भी जो है वो सुनवाई कर सकता है, उच्चतम न्यायालय के भी। आर्टिकल 130 के अनुसार उच्चतम न्यायालय दिल्ली में अथवा ऐसे अन्य स्थान या स्थानों में अधिविष्ट होगा जिन्हें भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के अनुमोदन से समय समय पर नियत करे। तो इस तरह से विकल्प ए नंबर जो है वो सही आंसर हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो केशवानंद भारती केस 1973 में, जिसमें 13 जो है वो सदस्यीय जो है वो आपके पीठ बैठे हुए थे, यानी कि जज बैठे थे। सबसे बड़ा बेंच जो है वो केशवानंद भारती केस में ही आया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वाद में भारतीय संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा प्रतिपादित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कि उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि जो मूल ढांचे का बारे में बात किया गया था वो आपके केशवानंद भारती केस में बात किया गया था। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान का अनुलंघनीय मौलिक ढांचा घोषित करता है? तो 1, 2, 3 यानी कि आर्टिकल 32, आर्टिकल 226 और आर्टिकल 227 जो है वो आपका
अनुलंघनीय मौलिक ढांचा घोषित करता है? तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 क्रमशः, यानी कि अनुच्छेद 32 सर्वोच्च न्यायालय, अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय की रीट अधिकारित को प्रदत्त करते हैं। अनुच्छेद 227 उच्च न्यायालय की अधीनस्थ न्यायालय पर अधीक्षण की शक्ति प्रदान करता है। इन तीनों ही अनुच्छेदों में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने विभिन्न निर्णयों में अनुलंघनीय मौलिक ढांचा घोषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 42 है कि भारत में संविधान की मूल संरचना बुनियादी ढांचा के सिद्धांत का स्रोत है, तो न्यायिक व्याख्या सिद्धांत का जो है वो सर्वोच्च स्रोत है। केशवानंद भारती बनाम भारत संघ के बाद में न्यायमूर्ति सिकरी ने संविधान की मूल संरचना यानी कि बुनियादी ढांचा के सिद्धांत की व्याख्या की, जिसका अनुमोदन मिनिर्मा मिल के बाद में भी किया गया। अतः स्पष्ट है कि उपयुक्त सिद्धांत का स्रोत न्यायिक व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 43 है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा आज तक की दूसरी सबसे बड़ी खंडपीठ किस केस में बनी है? तो गोलकनाथ केस में जो बनी है। सबसे बड़ा बेंच जो है 1973 के केशवानंद भारती केस में 13 बेंच बैठा था। वहीं आपका दूसरा 11 बेंच जो है वो 1967 में गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद में जो है वो बना था। क्वेश्चन नंबर 44 है कि निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह धारणा व्यक्त किया कि मूल अधिकार व्यक्ति को जैसा उसे सबसे अच्छे लगे उस तरह अपनी जिंदगी की रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनाते हैं? तो गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब में यह कहा गया था 1967 में। अगला क्वेश्चन है कि वाद एवं उस वाद में उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के त्रुटिपूर्ण युग्म को जो है वो पहचानना है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर जो है वो डी सही हो जाएगा कि बेला बनर्जी वाद में विदेश यात्रा का अधिकार दैहिक स्वतंत्रता का भाग था, यह जो है गलत है। सही कौन सा है कि इंदिरा साहनी वाद जो है वो अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए चिकनी परत यानी कि क्रीमी लेयर से संबंधित, यह सही है। विशाखावाद अपने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से कामकाजी महिलाओं का संरक्षण जो है वो विशाखावाद है। और मेनका गांधी जो है अनुच्छेद 14, 19 और 21 परस्पर अपवर्जी नहीं है, यह जो है मेनका गांधी केस है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो मेल नहीं खाता है। बेला बनर्जी वाद पश्चिम बंगाल भूमि विकास एवं नियोजन अधिनियम 1948 से संबंधित है। वहीं विदेश यात्रा का अधिकार दैहिक स्वतंत्रता के भाग के रूप में उच्चतम न्यायालय द्वारा मेनका गांधी वाद में ही माना गया था। अगला है क्वेश्चन नंबर 46 नंबर के निम्नलिखित कथनों पर विचार कर बताइए कि इनमें से कौन सा सही है? तो यह मूल अपीलीय और परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकारी में जो है वो आपका आता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 133 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार ओरिजिनल जो जुरिडिक्शन अनुच्छेद 132 से 36 के तहत अपीलीय क्षेत्राधिकार तथा अनुच्छेद 143 के तहत परामर्श संबंधित क्षेत्राधिकार जो है वो आपके आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार में आता है? तो अपीलीय क्षेत्राधिकार आर्टिकल 134 ए को मिलाकर के अनुच्छेद 132 को पढ़ना जो है वो अपीलीय क्षेत्राधिकार में जो है वो आता है सर्वोच्च न्यायालय के। अगला क्वेश्चन है कि संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास लाए जा सकते हैं इसके अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 49 है कि भारत में सुधारात्मक याचिका उच्चतम न्यायालय के निम्नलिखित अनुच्छेदों के अंतर्गत आता है? तो भारत में सुधारात्मक याचिका आर्टिकल 142 के अंतर्गत जो है वो आता है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णय अथवा आदेश के पुनर्वलोकन हेतु अधिकृत किया गया है? तो आर्टिकल 137 में जो है यह बतलाया गया है कि उच्चतम न्यायालय अपना आदेश
पुनर्विलोकन जो है वो कर सकता है। तो हम लोगों ने यहाँ पर तीसरा पार्ट में और 25 क्वेश्चन जो है वो सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित हम लोगों ने किया। अगर आपने इसका 2 पार्ट नहीं देखा है तो इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है घटना चक्र पॉलिटी के नाम से, आप जो है जाकर के देख सकते हैं। अगर आप एएलपी टेक्नीशियन का फॉर्म फिल किए हैं तो उसके लिए मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करवा रहा हूँ साइंस का, आप जो है जाकर के देख सकते हैं। अगर आप किसी और सब्जेक्ट का भी तैयारी करना चाहते हैं तो सभी का मैं प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जो है जाकर के देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। तो चलिए हम लोग जो है अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।